हम सबसे पहले बात जो है तकनीक की दुनिया में मचे हलचल की कर लेते हैं। एप्पल की एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कल शुरू हो गई और इस इवेंट के शुरू होते ही कंपनी ने एक के बाद एक कई धमाकेदार धमाके कर डाले और इवेंट की शुरुआत जो है कंपनी के सीईओ टिम कुक ने की। बिल्कुल, और इस दौरान कंपनी ने तमाम नए प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने पेश किए। कंपनी ने सबसे पहले 15.3 इंच की डिस्प्ले वाला लैपटॉप मैकबुक एयर लॉन्च किया। काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी था। इसके साथ ही मिक्स रियलिटी हेडसेट एप्पल विजन प्रो को भी दुनिया के सामने पेश किया गया। मच अवेटेड ये प्रोडक्ट था। मैक प्रो और मैक स्टूडियो को भी कंपनी ने बाजार में उतारा है। इसके अलावा एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर भी कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की। तो कैसा रहा एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चलिए आपको दिखाते हैं। एप्पल WWDC 2023 यही नाम है एप्पल इवेंट का और इसमें सबसे पतला लैपटॉप iOS 17 वर्चुअल रियलिटी वाला विजन प्रो, ये है एप्पल की ताजी पेशकश। एप्पल ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें कई फीचर्स जोड़े हैं। यूजर्स को अपनी तस्वीरों को कस्टम स्टिकर बनाने की सुविधा भी दी गई है। कीवर्ड्स के मोर्चे पर बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे एप्पल के डिवाइस पर टाइप करना बहुत आसान होगा। फोन के ऐप में अब पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट पोस्टर्स मिल रहे हैं। लाइव वॉइसमेल कॉल करने वाले के बोलते ही रियल टाइम में वॉइसमेल का लाइव ट्रांसक्रिप्शन आएगा। iOS 17 में फेस टाइम अब आपको किसी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने देगा अगर वो शख्स आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाने की स्थिति में है। iOS 17 के जरिए फोन को बना सकेंगे वेबसाइट क्लॉक। कंपनी ने iOS 17 के साथ स्टैंड बाई फीचर दिया है। iOS 17 के साथ अब श्री को एक्टिवेट करने के लिए हे श्री नहीं बोलना होगा, सिर्फ श्री बोलने पर ही वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। एप्पल एयर ड्रॉप को भी अपडेट कर रहे हैं। एक नया नेम ड्रॉप फीचर मिलेगा, जिससे किसी डिवाइस को पास लाकर आसानी से फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है। एक आईफोन को दूसरे आईफोन या एप्पल वॉच मॉडल के साथ पेयर किया जा सकता है। एप्पल ने बहुप्रतीक्षित नए मैकबुक एयर से भी पर्दा हटा दिया। ये मैकबुक 15 इंच का है। इसकी बैटरी लाइफ 18 घंटे होगी। इसके परफॉर्मेंस के मोर्चे पर कई सुधार किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें डिस्प्ले 25% ज्यादा ब्राइट है और बैटरी लाइफ 50% ज्यादा है। साथ ही ये 40% पतला भी है। एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कल यानी 5 जून को भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू हो चुकी है। कैलिफोर्निया के कूपट्रिनो के एप्पल पार्क में ये इवेंट 9 जून तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए, बालासोर ट्रेन हादसे के बाद जिंदगी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौटने लगी है। ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। हादसे के शिकार 1100 घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें इलाज के बाद 900 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 200 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच हादसे के बाद से ही मोर्चे पर डटे रहे रेल मंत्री दिल्ली लौट आए हैं। अब और डाउन लाइन पर गाड़ियों की बहाली के बाद सोमवार की शाम अश्विनी वैष्णव दिल्ली लौटे। रेल मंत्री ने जिस तरह तत्परता और संवेदनशीलता दिखाई, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। आपको बता दें कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में सवार यात्रियों में एक एनडीआरएफ के जवान भी थे, जिन्होंने सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं को घटना की जानकारी दी और फिर अपने फर्ज को अंजाम देना शुरू किया। फर्ज को अंजाम देते हुए उन्होंने शुरुआती बचाव कार्य में शिद्दत दिखाई। चलिए अब आपको सुनाते हैं बालासोर ट्रेन हादसे के एनडीआरएफ जवान की आंखों देखी। मेरा नाम है वेंकटेशन एनके, सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से मैं नौकरी करता हूँ। मैं फरवरी में लास्ट छुट्टी काट के गया, फिर वापस मई जून में अप्लाई किया 2 तारीख छुट्टी के लिए। छुट्टी मिला, छुट्टी का साथ टिकट भी बुक करवा के दिया डिपार्टमेंट में। मैं 2 तारीख कोरोमंडल एक्सप्रेस में एसी 3 टायर में टिकट बुक करा के दिया। मैं उधर से हेडक्वार्टर से मूवमेंट और लेके 12 बजे निकाला 2 तारीख शुक्रवार के दिन। 12 बजे निकाल के आया मैं उधर से हेडक्वार्टर से, तकरीबन 12 बजे निकाला। 12 बजे से 3 बजे आके 3:30 बजे की गाड़ी है, 3:20 में गाड़ी में आके पकड़ा, 3:20 में बैठा, 3:20 से शुरू किया। शुरू करते 3 घंटा सफर हुआ, 3 घंटा में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पहले स्टॉपेज रुका था खटकपुर में 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद वहाँ से मार्च हुआ, बालासोर पहुंचा था 6:15 6:20 तक पहुंचा। 6:20 में बालासोर में 10-15 मिनट का स्टॉपेज था, वहां से मार्च किया 20 मिनट भी नहीं, 6:45 बजे 6:50 तक यह एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, हमारे अंदर था 7 बजे के नीचे आवाज आया, काफी आवाज आया ट्रेन का अंदर। हमने तो सोचा था क्या आवाज है करके, पूरा बाहर आ नहीं पाया। चलते चलते तो सबका खवराट हो गया। वो भगवान का नाम लिया है। मैं बोला कोई चिल्लाना नहीं तो कुछ हो गया होगा, पटरी से गाड़ी उतर गया होगा, डरना नहीं, अब बेटे रहो मैं बता दूंगा बोल। गाड़ी धीरे धीरे स्लो हुआ, वो एक बेटी थोड़ा दबते आया। मैं B7 में था एसी कोच में, एसी में 2-3 डब्बा पहले भी थोड़ा इतना छोट नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे रुक गया, पूरा रुक गया। रुकने के बाद मैं गेट खोल के बाहर उतार के देखता बहुत बुरा हाल है। पूरा गाड़ी 2-3 गाड़ी सामने आया, दुरंतो एक्सप्रेस, बेंगलुरु दुरंतो, और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, उसका आगे किनारा की तरफ गुड्स गाड़ी है। तीनों का एक्सीडेंट हो रखा। मैं समझ गया, फिर सोचा एक्सीडेंट हो गया करके, फिर अंदर गाड़ी का अंदर जो गिरा था उनका थोड़ा उठा के फिर गेट खोल के मैं सबका नीचे उतारने के लिए थोड़ा मदद किया, हाथ पकड़ के थोड़ा नीचे करके, फिर अपना लगेज लेके बाहर साइड करके, फिर आगे जाके देखा बंदा कुछ बुढ़ा गड्ढा चल नहीं पा रहा, उसका थोड़ा मदद किया। मदद करते उससे पहले मैं अपना सेकंड एनडीआरएफ SM साहब को, सूबेदार मेजर, उनका खबर दे दिया। मैं ऐसी हो गया, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ, मैं गाड़ी में आया जो हमारे कोरोमंडल एक्सप्रेस से एक्सीडेंट हो गया करके। फिर हमारा SM साहब आगे की कार्रवाई करके जो जिसका बताना था बता के, फिर ओडिशा में एक एनडीआरएफ था नजदीक में, उनका खबर दिया। वो आने में एक घंटा लगा। 1 घंटा तक मैं अपना काम करते रहा, और कहीं मेरे को फोन आते रहा बीच में। न्यूज़ वाला फोन किया, मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से पहुंचा, लेकिन मेरा मोबाइल में कॉल आते रहा। इसका बीच में तो मदद भी करते रहा। 10-15 मिनट में बहुत सारा लोग, सिविल लोग पूरा आ गया अंदर। सिविल लोग अपना काम करने लगा। सिविल लोग बहुत मदद किया। उन्होंने सिविल लोग अपना घर से पानी ले के पिलाया, और कोई जो मेडिकल वाला दुकान था उन्होंने भी थोड़ा फर्स्ट एड किया। एनडीआरएफ आ गया 1 घंटा में। एनडीआरएफ आने के बाद एनडीआरएफ के साथ थोड़ा सामान में उतारने में मदद किया। फिर 12 बजे तक ये ऑपरेशन चलते रहा। 12-1 बजे के आसपास क्या हुआ, जो उसमें जो बचा है थोड़ा ठीक ठाक जर्नी है, उनका अनाउंसमेंट हुआ, बस लगा हुआ, उस बस में बैठ जाओ। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में था, आपका बालासोर तक बस मिलेगा, उसका आगे आपका ट्रेन, स्पेशल ट्रेन छोड़ रहे चेन्नई तक बोला। फिर मैं बालासोर में जो स्टेशन में अनाउंसमेंट हुआ, वहां से मैं बैठा बस में बैठ के भद्रक एक स्टेशन था, वहां जाके छोड़ा। भद्रक से मेरे को खाना खिलाया इंडियन रेलवे ने, खाना खा के फिर वहां से ट्रेन मिला था भुवनेश्वर तक, स्पेशल ट्रेन।
भुवनेश्वर में आया, भुवनेश्वर से फिर चेन्नई के लिए थोड़ा वहाँ थोड़ा फर्स्ट एड देके मेडिकल करा के सबका जो चोट लगा हुआ सबका मेडिकल करा के वहाँ से स्पेशल ट्रेन में बैठ के मैं घर आ गया। देखिए, हादसे को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन इन देवदूतों ने कुछ जिंदगियां जरूर बचाई हैं। बात कुछ और खबरों की थी कि रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ कई विकास के काम लगातार जारी हैं। अगले साल जनवरी से भक्त अपने आराध्य के दर्शन नए भव्य और दिव्य मंदिर के कर पाएंगे। ऐसे में राम मंदिर के अलावा राम भक्तों के लिए रामनगरी में कई विकास योजनाएं लगातार चल रही हैं। यानी अगले कुछ महीनों में राम की नगरी अयोध्या की सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। वहां कहीं प्लेन उतरेंगे तो कहीं मेट्रो भी आपको दौड़ते हुए नजर आ जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में चल रहे इन विकास के कामों का बजट कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। अयोध्या में 48,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने स्वीकृत किया है बहुत सारी परियोजनाओं पे, और 8,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया। ये बजट जो है बहुत सारे प्रदेशों से बड़ा बजट होगा और कई हजार करोड़ रुपया की स्वीकृति अभी जल्दी होने वाली है। कुल मिलाकर के अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम नगर बनाना है, अच्छा नगर बनाना है। देखिए, देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जितना बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है, उससे कहीं ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का है। देखिए, जैसे गोवा का बजट 26,844 करोड़ रुपए है, तो वहीं बात अगर मणिपुर की जाए तो मणिपुर का बजट है 35,022 करोड़ रुपए। इसी तरह मेघालय का कुल बजट 22,022 करोड़ रुपए है और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का बजट 14,209 करोड़ रुपए है। अब आगे नागालैंड की बात करते हैं, तो अगर नागालैंड की बात की जाए तो इसका बजट है 23,086 करोड़ रुपए। वहीं त्रिपुरा का बजट है 26,892 करोड़ रुपए। और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इस राज्य का कुल बजट है 53,413 करोड़ रुपए, जबकि रामनगरी अयोध्या में चल रहे विकास के कामों का कुल बजट 57,136 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए, बजट जबरदस्त है। सजती संवरती रामनगरी अयोध्या का सपना जल्द पूरा होने वाला है। इस भारी भरकम बजट से अयोध्या को संवारा लगातार जा रहा है, जिसके तहत देखिए अयोध्या में आधुनिक सुविधाओं वाला भव्य रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, पुराने रेलवे स्टेशनों को जो उसका कायाकल्प करने की भी तमाम योजनाएं हैं। शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए सड़कों को लगातार चौड़ा किया जा रहा है, चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें, राम मंदिर को सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या के दूसरे धामों से जोड़ने की भी तमाम परियोजनाएं हैं, यानी सीधा कनेक्ट किया जाएगा। इन सब के बीच आपको बता दें, अयोध्या में भव्य और दिव्य एयरपोर्ट, एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण लगातार जारी है, जिसके हमने विजुअल्स भी आपको लगातार दिखाए हैं प्रभु श्री राम के नाम से। तो बात अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, गुवाहाटी के गुरखुटी में मुख्यमंत्री बिस्वा ने शिव भक्तों को अद्भुत सौगात दी है। दरअसल यहां के 5,000 साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ये शिव मंदिर अतिक्रमण और अव्यवस्था का शिकार हो गया था, इसलिए कि मुख्यमंत्री ने खुद पहल की और आज इसका पुराना वैभव लौट आया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर पहुंचकर महादेव की आराधना की, भक्तों को भव्य मंदिर परिसर की सौगात दी। महादेव की आराधना में जुटे असम के मुख्यमंत्री की ये तस्वीर खुद में बेहद खास है। ये तस्वीर है बदलाव की और आस्था से जुड़ी 5,000 साल पुरानी कहानी के नए अध्याय की। इन तस्वीरों को खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट किया है। गुवाहाटी के गुरखुटी में बसा है ये महादेव का मंदिर। 5,000 साल पुराने इस मंदिर के वैभव का इतिहास अतिक्रमण का शिकार हो गया था। साल 2021 में मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया और खोल दी इसके वैभव के वापसी की राह। मंदिर परिसर से अतिक्रमण को हटाकर अब इसे इसकी पहचान वापस कर दी गई है। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद खुद मुख्यमंत्री महादेव के दरबार पहुंचे, विधि विधान से पूजा की और भक्तों को दिव्य मंदिर की सौगात सौंपी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री बिस्वा को मंदिर से जुड़ी चीजें भी सौंपी।
इससे पहले मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने भी मुख्यमंत्री बिस्वा का जोरदार स्वागत किया, फूल बरसाए और उनकी इस कोशिश के लिए सम्मान से नवाजा। मंदिर की रौनक लौटने से भक्तों में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर पूरा परिसर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं भगवान और भक्त के बीच एक ऐसे अनोखे रिश्ते की, जहां परंपरागत रूप से हर साल भगवान पहले बीमार पड़ते हैं और भक्त उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोटा के रामपुरा मंदिर की। इसी परंपरा के चलते यहां आम का जो रस है उसके पीने से भगवान बीमार हो गए और वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देंगे। देखिए, ये है नर से नारायण के रिश्ते की कहानी। ये है भक्ति से भगवान के जुड़ जाने की निशानी। क्या भक्त की तरह भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? पर इन दिनों कोटा के रामपुरा मंदिर में कुछ ऐसा ही नजारा है। यहाँ भगवान इन दिनों बीमारी के चलते विश्राम कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रतीकात्मक रिश्ता है भगवान के मानवीय रूप का। सभी की रक्षा करने वाले जगन्नाथ वैद्यों की देखरेख में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रभु प्रेम से ओतप्रोत भक्त भी उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई सालों से प्रथा चली आ रही है कि भगवान ने जब बहुत ज्यादा स्नान किया, उनका जब अभिषेक हुआ और जब उन्होंने उसके बाद काफी सारे आम का सेवन हुआ, तो फिर उससे उनकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। गर्मी के दिनों में भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता है कि 200 किलो आम का रस पीने से वे बीमार पड़े। अब वे अपने शयन कक्ष में विश्राम करेंगे। वैद्य जी सुबह शाम उनका ध्यान रखेंगे। अब भगवान 15 दिनों तक आराम करेंगे। उनका अच्छे से इलाज और सेवा सत्कार किया जाएगा। भगवान के स्वस्थ होने के बाद अमावस्या के दिन भक्तों को दर्शन देंगे। 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उनके कक्ष में कोई जा नहीं सकता है। उनको औषधि भेजी जाएगी। उसके बाद अमावस्या के दिन 18 तारीख को 5 मिनट के लिए वो सबको दर्शन देंगे और अगले दिन फिर वो स्वस्थ होंगे। उसके बाद वो रथ यात्रा से नगर भ्रमण पे जाएंगे। भगवान के स्वस्थ होने पर मंदिर परिसर को शुद्ध किया जाएगा। फिर भगवान नगर भ्रमण पर भी जाएंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर के चाहने वालों की कमी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन उनके चाहने वालों में एक ऐसी लड़की है जो बाबा को प्राणनाथ कहती है। क्या है एमबीबीएस छात्रा शिव रंजनी तिवारी की कहानी और क्यों बाबा के लिए कलश लेकर निकली हैं ये शिव रंजनी, आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। गुरु आज्ञा लगी है, अभी बहुत समय है। आप शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हम आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, होगी उसमें कोई संदेह नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कही ये बात आप भूले नहीं होंगे। लगातार सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने अपनी शादी से जुड़ा ये ऐलान करके सबको चौंका दिया था। लगता है बाबा के उस ऐलान के पूरा होने का दिन अब नजदीक आ रहा है। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है। दरअसल हाल ही में बाबा बागेश्वर के जीवन में शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब बनकर एक नए किरदार की एंट्री हुई है। क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। बाबा बागेश्वर की कहानी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते इस किरदार का नाम शिवरंजनी तिवारी है। शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करना चाहती हैं। एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की कामना को लेकर गंगोत्री से पदयात्रा शुरू की है। बाबा बागेश्वर से शादी की मनोकामना को लेकर शिवरंजनी गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक अपने सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा कर रही है।
शिवरंजनी से जब उनकी यात्रा के मकसद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 16 जून का इंतजार करने को कहा, क्योंकि शिवरंजनी के मुताबिक 16 जून की तारीख को वो खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही अपने मन की बात बताएंगी। चित्रकूट से योगी तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एमबीबीएस छात्रा ने बाबा बागेश्वर से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। शिवरंजनी तिवारी नाम की ये लड़की बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए गंगोत्री धाम से पैदल यात्रा पर निकल चुकी है। गंगा जल का ये कलश लेकर शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचेगी और 16 जून को धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करेगी। शिवरंजनी से बात की हमारी सहयोगी नवजोत कौर ने। और हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ चुकी हैं शिवरंजनी तिवारी। मेरा पहला सवाल आपसे कि इस यात्रा का मकसद क्या है? जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन हो चुका है उसको संस्कार से जोड़ना। जी, और पूरा साधु संतों से आशीर्वाद लेकर आप आगे निकली हैं यात्रा के लिए। क्या बड़ा ऐलान 16 तारीख को करने वाली हैं? अब जो भी ऐलान होगा वो बागेश्वर धाम से ही होगा। मैं हर न्यूज चैनल में यही कहते आ रही हूँ। सभी लोग मेरे साथ में 16 जून को लाइव रहिएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से अगर बालाजी महाराज की कृपा रही तो मेरी मुलाकात होगी और वहीं से मैं लाइव अपडेट दूंगी। अच्छा, आप उनसे मिलना चाहते हैं, मिलके क्या कहेंगे उनको? जो भी मैंने अपने बालाजी सरकार से कहा है वो महाराज जी को पता चल चुका है और बस उसी विषय में बात होगी। तो बात तो देखिए अल्फाजों में होती है, लेकिन बागेश्वर धाम बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री वो तो हर किसी की मन की बात पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको लगता है अल्फाजों की जरूरत है आपको? नहीं, वो तो सबकी बात जान ही चुके हैं। प्राणनाथ है, करुणा निधान है, अंतर्यामी है, उनसे भला क्या छुपा है? देखिए आपने अपनी जवाब में ही मेरे लिए सवाल पैदा कर दिया। आपने प्राणनाथ शब्द कह दिया है, तो हम इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले? फिर जब से मैं 2021 से उनसे जुड़ी हूँ तब से मैं उनको इन्हीं नाम से संबोधित करती हूँ। प्राणनाथ, करुणा निधान, वो सभी के प्राणों के नाथ है। जो मन की बात जान जाए वो प्राणनाथ ही तो होगा। चलिए, अच्छा, एमबीबीएस से फिर उसके बाद इस तरह की धर्म की यात्रा में ये किस तरीके से टर्न आया? क्योंकि मेरे घर में बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल रहा है। हमारा जो परिवार है वो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी पूज्य गुरुदेव जी के भतीजे लगते हैं, तो हमारे घर में बचपन से ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक माहौल है। इसी कारण ये माता पिता से ही मेरे अंदर प्रेरणा आई है। देखिए, आपने इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि हर कोई बस वो 16 तारीख का इंतजार कर रहा है, और उससे पहले जो आपने प्राणनाथ वाला हिंट दिया है इसी में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। अब चूंकि मैं तो महाराज जी को इसी नाम से संबोधित करती हूँ तो बस मैंने इसलिए ही इसी नाम से संबोधित कर दिया। चलिए, 16 तारीख का इंतजार हमको भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको दिखाते हैं जिंदा दिली की अनोखी दास्तां। एक महिला जो गीत गाकर मरीजों का मनोरंजन करती हैं, और जब वो गाती हैं तो अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीज जो हैं कुछ देर के लिए अपना दर्द जो है भूल जाते हैं। यही वजह है कि लोग जो है उन्हें लखनऊ की मीराबाई भी कहते हैं। देखिए, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत खजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के वार्ड में संगीत की ये महफिल सजी है। और वहाँ भर्ती मरीजों के मन को सुकून देने वाली ये सुरीली आवाज है मीनू की। मीनू जब गाना गाती है तो वहाँ भर्ती मरीज कुछ वक्त के लिए अपना गम भूल जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मीनू ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली है, लेकिन जब वो गाती हैं तो उनकी आवाज मरहम का काम करती है। संगीत मैंने सीखा नहीं है, गॉड गिफ्ट है ये,
और मैं हमेशा कामकाज करते वक्त गाती थी। जो मुझे प्रेशर देकर भी काम कराते थे उनको करने में मुझे थोड़ी हेजिटेट होती थी, लेकिन फिर भी कहते थे चलो कोई बात नहीं, गाना गाएंगे और आराम से करेंगे। असल में मीनू लीवर की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और पिछले 2 साल से इसी अस्पताल में भर्ती है। इनका जो मनोबल है वो इतना स्ट्रांग है, इतना बुलंद है, उस वजह से ये इतने दिन सरवाइव किए हुए हैं। ये यहाँ पे पिछले 1.5-2 साल से हैं। ऐसे में उन्होंने संगीत को अपना सहारा बना लिया, क्योंकि ये हर दर्द को मिटाने की ताकत रखता है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती मीनू को डॉक्टर से लेकर मरीज सभी पसंद करते हैं और मीनू भी अब इन्हीं लोगों को अपना परिवार मानती है। उनके लिए तो कुछ दिनों जिंदा रख देना, जिससे हम उनको कमा के कुछ दे सकें। अगर खाना ना दे सके, प्रार्थना तो करा सके, इस मंदिर तक तो ले जा सके, 2 कदम तुम्हारे चरणों में लेकर खड़ा कर सके। तो ये हैं मीनू, जिन्होंने अपने संगीत से दूसरों को राहत दी है। खुद दर्द में है लेकिन दूसरों को राहत दे रही हैं अपने सुरों से, अपने संगीत से। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।